हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इससे पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का सेट ए फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमारे टोटल क्वेश्चन थे 15। सही। अब आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं केमिस्ट्री टेस्ट का सेट बी फर्स्ट। इसके अंतर्गत भी हमारे शुरू के 3 चैप्टर ही रखे गए हैं। पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स। सही। और उसके ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर रखे हुए हैं। चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका समपराशरी विलयन में होते हैं समान पृष्ठ तनाव, समान सांद्रता, समान श्यानता और समान परासरण दाब। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो समपराशरी विलयन होते हैं उनको ऐसे विलयन को कहा जाता है जिनके परासरण दाब समान होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, समान परासरण दाब। सही है। अब इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 1 मोल MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में बदलने में प्रयुक्त विद्युत की मात्रा है। चलें इसे भी करते हैं। ये थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिएगा करते क्या है। जैसे कि इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास अगर कोई रिएक्शन है जैसे MnO4 माइनस और ये बराबर में जाकर बदल रहा है Mn2 प्लस में, तो हमने Mn की ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे पहले कितनी होती है। देखिए Mn की ऑक्सीडेशन यह नंबर यहाँ पर जो है वो प्लस के साथ है और यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है। अब ये कैसे निकालते हैं Mn की ऑक्सीडेशन नंबर, वो आप लोग निकाल के देख सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे कि मान के चलिए यह निकाल लेते हैं कि Mn है O4 नेगेटिव, तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती है उसको X मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है और ऑक्सीजन है 4, तो 4 -2 बराबर -1। जो भी आवेश होता है वो वैसा का वैसे रख दिया जाता है। तो x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बराबर -1, तो x बराबर -1 और प्लस 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस के 7। तो इस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 7 आ रही है और यहाँ पर ये घट रही है और 2 प्लस में आ जा रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी और अब रह गई 2 की, यानी इसे किसी ने 5 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो अगर ये 1 मोल है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 5 मोल। और हम जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो 1 फैराडे होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 96,500 कूलम। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो कितने मोल है? 5 मोल। तो 5 मोल का मतलब कितना हो जाएगा? 5 गुणा 96,500 कितना हो जाएगा? 5 0 का 0 0 0, 5 पंजे 25 के 5, हाथ से लगे 2 और 5 छक्का 3, 2 32 के 2, हाथ से लगे 3, 5 9 45, 2 45 और 3 48, इतने कूलम आएगा। अब हम अपना आंसर मिलाते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। देखिएगा ये आंसर है हमारा कूलम में। इन तीनों में हमारा जो आंसर मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है आपका इससे। देख लेते हैं। 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 2 32 के 2, हाथ से लगे 3 और 5 9 45 और 3 48। सही, इससे मैच कर रहा है। तो हम लोग इससे कैसे मैच कर रहा है वो देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, इसने क्या करा है? 5 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूसरे नंबर का क्या है? 4.835 गुणा 10 की घात 2 होना चाहिए वैसे तो। अब इसमें लिखा हुआ 3 छोड़े, आंसर हमारा वही है, करीब में 2 ही है वैसे तो, और -5 और आगे क्या लगाएंगे? कूलम। अब इसी तरीके से हमारा तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में क्या कह रहा है? पहले लिख लेते हैं आंसर नंबर 3। ये कह रहा है 5 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक पेपर ले लेते हैं और पेपर पे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास समय दे रखा है। समय दे रखा है t बराबर 50 सेकंड और हमारे पास वेग स्थिरांक यानी k बराबर पूछ रहा है।
तो हम जानते हैं हमारे पास एक सूत्र होता है अर्धायु का प्रथम कोटि की अभिक्रिया की K बराबर 0.693 अपॉन T, और वो भी कितना, हाफ। क्यों हाफ है? क्योंकि ये आधी रह जाती है। तो सॉल्व करेंगे 693 अपॉन T, हाफ का मान कितना होगा हमारे पास 50। दशमलव हटाएंगे 1 2 3 0 बढ़ा देंगे, सही है। अब 5 एकम 5, 1 2 3 4 0 लगा दीजिएगा, सही है। अब 5 से काट लीजिए ऊपर, 5 एकम 5, क्या बचेगा 1, और 5 3 15, क्या बचेंगे 4, और 5 अट्ठे 40। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा K बराबर 138 गुणा 10 की घात ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। अच्छा, इससे मिलता जुलता कोई आंसर मिल रहा है हमें, देख लेते हैं। देखिएगा पहले ही आंसर मिल रहा है, बस इसमें इतना करा हुआ है कि इसने दशमलव के K बराबर 1.38 लिख दिया है गुणा। अब जब चूंकि माइनस के 4 थे, अब दशमलव 2 बार इधर को जा रहा है, तो क्या होगा, 2 4 में से 2 खत्म कर देंगे और यहाँ बचेगा माइनस के 2, और आगे क्या आंसर आ जाएगा सेकंड। तो हमारा आंसर ये हो गया। लिख देंगे ये भी आंसर यहीं पर। कौन से नंबर में आंसर है ये? पहले नंबर का। क्या है? 1.38 गुणा 10 की घात -2 और सेकंड, सही है। अब हम करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वाष्प दाब को परिभाषित कीजिए। वाष्प दाब के आपेक्षित अवनमन व विलय के मोल अंश में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिएगा पहले समझ लेते हैं वाष्प दाब क्या होता है। आप लोग जानते भी होंगे कि जो जल होता है वो एक वाष्पशील द्रव है। अगर हम उसे किसी भी ताप पर रख दें तो लगातार होगा ये कि उसके अणु ऊपर को उड़ेंगे इस तरीके से, और अगर हम उसे ढक दें तो धीरे धीरे करके ऊपर जाके इकट्ठे होते जाएंगे तो सांद्रता ऊपर वाष्प की अधिक हो जाएगी, और जब वाष्प की सांद्रता अधिक हो जाएगी तो वो दोबारा से क्या अवस्था में आने लगेगा? द्रव अवस्था में आने लगेगा, क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, और जब वो नीचे को आएगा तो आने के बाद द्रव अवस्था में बदलेगा। अब ये क्रिया लगातार चल रही होगी, लगातार वाष्पन भी हो रहा होगा, लगातार द्रवण भी हो रहा होगा, पर एक स्थिति ऐसी आएगी जब द्रवण और वाष्पन दोनों की दरें बराबर हो जाएंगी, और उस अवस्था को कहते हैं हम लोग साम्य। अब ये साम्य अवस्था पर जो वाष्प का दाब होता है वही कहलाता है वाष्प दाब किसी भी द्रव के ऊपर। अब उसे हम ऐसे समझते हैं, जैसे वाष्प दाब क्या है, डेफिनेशन पहले उठाते हैं। वाष्प दाब को परिभाषित कीजिए। तो वाष्प दाब क्या है? किसी निश्चित ताप पर द्रव और उसकी वाष्प की साम्य अवस्था में, साम्य का मतलब ये जो बताया था वही है, वाष्प का दाब द्रव का क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है, सही है। अच्छा, दूसरी चीज में इसने आगे पूछा है वाष्प दाब के आपेक्षित अवनमन व विलय के मोल अंश में संबंध स्थापित कीजिए। ये जो सवाल यहाँ से यहाँ तक का होता है ना, ये कभी कभी इस नाम से भी आया है बोर्ड एग्जाम में, राउल्ट के नियम से। तो इसमें लिखा हुआ भी है ब्रैकेट में राउल्ट का नियम। खैर हमें जो मांगा है वो हमने हेडिंग डाल दी है, वाष्प दाब के आपेक्षित अवनमन व विलय के मोल अंश में संबंध। अच्छा, हम लोग जानते हैं राउल्ट के नियम अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होता है वो विलयन में विलय के मोल अंश के बराबर होता है। अब उसे कैसे करेंगे? देखिएगा, आपेक्षित अवनमन का जो सूत्र होता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर N, ये विलय के मोल है, और बटे कुल मोल है N प्लस N। अब अगर विलयन कैसा है? तनु है, तो यहाँ लिख देते हैं तनु विलयन के लिए। तो तनु विलयन अगर है तो N जो होगा वो बहुत 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 छोटा होगा कैपिटल N से, तो हम ये कह सकते हैं N प्लस N बराबर N, क्योंकि वो लगभग बराबर ही बैठेगा उसी के। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर ऊपर होगा स्मॉल n और बटे कैपिटल N। अच्छा, चूंकि हम लोग जानते हैं एक बात, वो ये कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। अब ऊपर है विलय के मोल, तो विलय का भार बटे विलय का अणुभार, और नीचे है विलायक के मोल, तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। हमें करना इतना है, या तो हम इसे ए भी मान लीजिए, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग कम मात्रा को, यानी विलय की मात्रा कम होती है उसको स्मॉल में ले लेते हैं, और जो अधिक मात्रा होती है उसे कैपिटल में ले लेते हैं। अब इस आधार पर अगर हम इसे देखते हैं तो हमारे पास बैठेगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट बराबर, इसका मान कितना आएगा स्मॉल n का? छोटा w और छोटा m बटे
अब नीचे कौन आ रहा है, कैपिटल एम, तो कैपिटल एन के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। इसे सही कर लेते हैं, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर छोटा डब्ल्यू गुणा, अब चौथा पद जो होता है वो पहले के पास चला जाता है तो एम कैपिटल ऊपर आ जाएगा, और जो दूसरा पद होता है वो तीसरे के पास आता है, तो उसके बाद डब्ल्यू के पास में कौन आ जाएगा, छोटा वाला एम। ये हमारा सूत्र बन चुका है। अब क्या मांग रहा था इसमें, संबंध मांग रहा था, देखिए संबंध स्थापित हो चुका है। चाहे तो आप लोग इसमें लिख भी सकते हैं, जहां पी नॉट बराबर विलायक का वाष्प दाब, इस तरीके से पी एस बराबर विलयन का वाष्प दाब। ऐसी छोटा डब्ल्यू जो होगा वो आपका होगा विलय का भार, छोटा वाला एम जो होगा आपका वो विलय का अणु भार हो जाएगा, और बड़ा डब्ल्यू होगा विलायक का अणु भार, सॉरी विलायक का भार, और बड़ा वाला एम होगा विलायक का अणु भार। लिखना चाहें लिख दीजिएगा, वैसे नंबर कटने की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन हाँ अगर आप लिख देंगे तो आपके लिए ही, आपकी कॉपी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा ये, सही है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है, प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए प्रतिलोम परासरण क्या होता है, पहले तो हम परासरण समझते हैं। परासरण का मतलब क्या होता है, देखिएगा कोई एक हमने पात्र लिया और उस पात्र के दो भाग करे, जिसमें बीच में हमने एक झिल्ली लगा दी। ये झिल्ली कैसी होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब ये कैसी झिल्ली होती है, ये ऐसी झिल्ली है कि जो अपने अंदर से विलायक के अणुओं को तो आने जाने देगी, यानी इसके अंदर से विलायक के अणु चले जाएंगे लेकिन विलय के अणु नहीं जाएंगे, तो ऐसी झिल्ली को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली, या इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या करा हमने, इधर की तरफ मान लीजिए चीनी का एक गाढ़ा घोल भर दिया और इधर की तरफ चीनी का पतला घोल भर दिया, तो जिधर गाढ़ा घोल होगा वहां सांद्रता कैसी हो जाएगी, अधिक, और जिधर पतला घोल होगा वहां सांद्रता कैसी हो जाएगी, कम सांद्र हो जाएगा विलयन। तो होता यह है कि नॉर्मली देखा ये गया है कि अर्धपारगम्य झिल्ली अगर हमने लगा दी तो कम सांद्रता से जो विलायक के अणु होते हैं वो लगातार अधिक सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। जिसको आप अगर समझना चाहें तो ऐसा समझ लीजिए, जैसे कि हलवाई की दुकान पर बक्खर होता है जिसके अंदर चीनी का गाढ़ा घोल होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया, और घरों में जो शरबत बनता है जैसे शिकंजी बनती है उसके अंदर पानी की मात्रा अधिक होती है और चीनी की मात्रा कम होती है, वो यहाँ भर दिया, और बीच में जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली लगाएंगे तो शरबत में से जो अतिरिक्त जल होगा वो लगातार इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होता हुआ कहाँ जा रहा होगा, बक्खर भी बोलते हैं उसे हलवाइयों में, बक्खर में को जा रहा होगा, सही है। ये क्रिया जो होती है ये क्रिया कहलाती है परासरण, क्लियर। अब यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा जा रहा है आप लोगों से, कहाँ गया, प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा कर देना किसी चीज का। अब हो क्या रहा था नॉर्मली हमारे पास में कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कौन जा रहे थे, विलायक के अणु जा रहे थे। अब यहाँ पर इसका उल्टा हो जाता है। अब उसके लिए क्या है सवाल, जवाब क्या है, यदि किसी विलायक पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण। इसको आप समझें इसके द्वारा। अब ये इधर से इधर को जा रहे थे, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे थे। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से एक दाब क्रिएट करूँ, दाब लगाऊं, तो होगा ये कि जो इसके अंदर जो भी पानी की मात्रा कुछ भी बचती है या जो भी शेष मात्रा है वो इस साइड में को जाने लगेगी, सही है। तो ये देखिए इधर को जा रहा था तो कहलाता है परासरण, अब इसका उल्टे दिशा में जा रहा है तो कहलाएगा प्रतिलोम परासरण, इसे प्रतिपरासरण भी बोलते हैं। इंग्लिश में नाम दादा आपको पता होगा, इसे रिवर्स ऑस्मोस बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है RO। घरों में काम में आता है, जो भी पानी के अंदर साल्ट की मात्रा अधिक होती है वो साल्ट की मात्रा को कम कर देता है। इसलिए देखिएगा इसका उपयोग भी अभी कभी कभी पूछ लेता है, तो उपयोग याद रखिएगा, इसका उपयोग समुद्री जल को शुद्ध करने में किया जाता है, सही है। अब अगला क्वेश्चन आपके पास देखते हैं क्या है। एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए Kb का मान कितना दे रखा है, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोलिन वर्थ है। चलिए इसे करने की कोशिश करते हैं।
पहले तो वही दिया है, जो भी कुछ दिया होता है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, आंसर नंबर कौन सा है ये हमारा, छठा, सॉल्यूशन। कोशिश कीजिएगा जब भी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले इसी तरीके से लिखें, सिस्टमेटिक तरीके से लिखने पे ही नंबर अधिक मिलते हैं। सबसे पहले एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज है। देखिएगा मैंने कल पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि जब भी विलयन बनता है तो विलयन में दो घटक होते हैं, एक होता है अधिक और एक होता है कम। जो भी अधिक होता है उसकी उसे बोलते हैं हम लोग विलायक, और जो कम होता है उसे बोलते हैं विलेय। तो न्यूमेरिकल में भी इसी तरीके से हम समझेंगे। सवाल में वैल्यू बदल सकती हैं, सूत्र यही होगा या इस जैसा होगा। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, 18 ग्राम ग्लूकोज, ये सूत्र ग्लूकोज का है, को 1 किलोग्राम। तो देखिए 1 किलोग्राम की अपेक्षा 18 ग्राम तो बहुत कम है, तो पता चल गया 18 ग्राम जो है वो है विलेय और 1 किलोग्राम जो है जल, वो होगा विलायक। अब इसे हमने स्मॉल और इसे कैपिटल का यूज करेंगे, तो भार है विलेय का तो स्मॉल डब्ल्यू से कितना दे रखा है, 18 ग्राम, 18 ग्राम। अब एम भी स्मॉल ही आएगा, कितना होगा 180। कैसे पता, C6H12O6 का क्या निकालना है हम लोग, अणु भार। देखिए कार्बन का होता है आपके पास 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। आप इसे पूरा करो, 12 छंग 72, 12 कम 12 और 16 से 96, तीनों को जोड़ लीजिएगा, आंसर आपका इतना ही आएगा। अच्छा आगे क्या दे रखा है आपका, 1 किलोग्राम जल में घोला गया, तो बड़ा डब्ल्यू होगा ये कितना है 1 kg। इसको भी हम ग्राम में बदल लेते हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम। आगे क्या दे रखा है इसमें, देखिए ये मान दे रखा है। कभी कभी बच्चा क्या करता है कि वो इस मान को भी यहाँ पर लिख देता है, ये गलती कभी मत कीजिएगा आप, कभी भी नहीं। ये केवी यानी कि क्वथनांक के उन्नयन का सवाल है। इसका सूत्र होता है m बराबर 1000 गुणा केवी गुणा छोटा w बटे डेल्टा टीवी गुणा बड़ा w। अब इस पूरे सूत्र के अंदर, अभी आएगा लिखवाऊंगा मैं, इस पूरे सूत्र के अंदर कहीं पर भी दाब की जरूरत ही नहीं है। अब चूंकि ताप और दाब दोनों ही फैक्टर काम में आते हैं किसी भी अभिक्रिया होने में, विलयन घोलने में, तो वो इस वजह से यहाँ पे लिख दिया गया है। ये केवल बच्चों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका होता है या मिसगाइड करने का तरीका होता है, तो इसी को तो बोर्ड एग्जाम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारा सूत्र सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो सूत्र है वो कौन सा लगेगा। अगर उसके अंदर दाब की जरूरत पड़ रही है तब तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है हमें, अगर नहीं जरूरत पड़ रही है तो इसको छोड़ दीजिए, देखिएगा ही मत इसकी तरफ को। हाँ आगे चलते हैं। जल के लिए केवी का मान दे रखा है, ये सही है, केवी बराबर कितना दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इन वर्ष। अब पूछ क्या रहा है, ये जल किस ताप पर उबलेगा, तो विलयन बन गया होगा जब उसमें ग्लूकोज घुला होगा, तो टीएस लगा देंगे, किस ताप पर उबलेगा। अब इसके लिए हमें डेल्टा टीवी का मान भी तो चाहिए, कितना उन्नयन हुआ होगा, कितना बड़ा होगा, सही है। अच्छा एक चीज हमें अपने पास से लगानी होगी, बोर्ड में देखिएगा सवाल में कहीं नहीं दे रखी है, और वो है जो शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक कितना होता है, उसे हम टी नोट से शो करते हैं। याद रखिएगा वैसे तो हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं जो, लेकिन यहाँ पर हम लोग हर चीज परम ताप में ले रहे हैं, और परम ताप में क्या होता है, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 373.15, क्या हो जाएगा केल्विन। अब ये जो चीज है, अगर नसीब अच्छा है तो बोर्ड में देगा, और अगर नसीब नहीं है तो याद रखिएगा ये आपको अपने पास से ही लिखना होगा। क्लियर। अब हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। सूत्र है हमारे पास में m बराबर 1000 गुणा केवी गुणा छोटा w बटे डेल्टा टीवी गुणा बड़ा W। अब मांग क्या रहा है, डेल्टा टीवी निकालना है हमें, जब भी तो टीएस निकलेगा, तो डेल्टा टीवी को उधर ले जाइए त्रिज्यीय गुणों में, डेल्टा टीवी ऊपर क्या है 1000 है, केवी का मान कितना है 0.52, छोटे डब्ल्यू का मान कितना है आपके पास 18, और बड़े एम आ गया, इसकी जगह डेल्टा टीवी तो सामने पहुंच गया, एम आ गया नीचे, एम का मान कितना है 180, देखिए ये लिखा हुआ है, गुणा बड़े डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है आपके पास में 1000 ग्राम।
अब देखिएगा 1000 से 1000 कट जाएंगे, 18 से 1 कट जाएंगे, 18 के 18, 0 का 0। अब 10 से जब भाग करेंगे इसकी तो आंसर आ जाएगा डेल्टा टी वी बराबर 0.2 संख्याओं के बाद दशमलव था ही, एक संख्या के और बाद में लगा देंगे 52। किसमें आएगा? केल्विन में। सही है। अब हमारे पास जो सूत्र होगा वो सूत्र होता है डेल्टा टी वी बराबर टी एस माइनस टी नॉट। तो टी एस मांग रहा है हमसे, देखिएगा तो टी एस बराबर क्या हो जाएगा? टी नॉट और प्लस डेल्टा टी बी। अब इसमें क्या है? डेल्टा वो टी नोट का मान तो दे रखा है, देखिएगा 373.15 और उसके बाद में प्लस डेल्टा टी वी का मान कितना दे रखा है आपका? बस हमने अभी निकाला है 0.052। तो टी एस का मान कितना आ जाएगा आपके पास? निकल कर जोड़ लीजिए इसे, देखिए 2 के 2 ही 2 होंगे, 5 5 10 का 0, 1 1 2.37 और 3, ये किसमें आ जाएगा? केल्विन में। एक बात का याद रखिएगा, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट ऐसे जोड़ लेता है। देखिएगा बोर्ड का मामला है, बोर्ड में आपकी एक गलती आपकी मार्कशीट पर भारी पड़ेगी। याद रखिएगा आपके नंबरों को कम कर दिया जाएगा। होता क्या है, स्टेप मार्किंग होती है यहाँ पर। अब जैसे हमने क्या करा, हमने यहाँ से दिया है लिखा, ये सारी चीजें जो वैल्यू दे रखी थी वो लिखी, सूत्र लगाया, सूत्र में अप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का था? 2 नंबर का था, तो हमारा आधे नंबर यहाँ तक पक्के हो गए। अब आगे के आधे नंबर मिलेंगे इसकी कैलकुलेशन के बाद में, और आपने वो कैलकुलेशन में हल्की सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर, तो समझ लीजिए आधे नंबर रह जाएंगे, भले से आपका आंसर सब तक यहाँ तक सही गया है। ये याद रखिएगा, भली बात है। आप लोग गलतियां कर लेते हैं बच्चे उस समय, बहुत जल्दी एकदम देखते हैं आसान सी जोड़ है और फौरन कर दिया। टाइम है आपके पास बतेरा, देखिए केमिस्ट्री के पेपर में टाइम बहुत होता है, रिएक्शंस वगैरह जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है बहुत जल्दी निबड़ जाते हैं। तो ऐसे में आप इसे जोड़ के एक बार देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई इतना समय नहीं लगेगा। सही है। अच्छा, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका? 0.1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट के विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए, और केवी का मान इतना दे रखा है। चले करते हैं, देखें डेल आंसर नंबर हमारे पास कौन सा है? ये 7वां ही ना? सही है। देखिएगा सबसे पहले ये मोलल जो है मोललता के लिए होता है, तो ये हमारे पास दिया है, m का मान दिया हुआ m बराबर कितना दिया हुआ है? 0.1 मोल। अच्छा, और क्या दे रखा है? केवी का मान दे रखा है। केवी का मान कितना दे रखा है? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इन वर्थ। एक चीज और है जो आपको यहाँ पर क्वथनांक पूछ रहा है, पहली बात तो विलयन का, यानी वो टीएस पूछ रहा है आपसे क्या है। अब टीएस निकालने के लिए डेल्टा टीवी का मान चाहिए होगा, जैसे अभी इस सवाल में करा था। एक चीज और है, जब भी आपके पास, इससे पिछले साइड में एक शब्द आया था अणुसंख्य गुण, और उसके बाद आया था असामान्य गुण। तो असामान्य मैंने आपको बताया था, जब भी कोई पदार्थ विलय ऐसा हो जो पानी में घुलकर एक से अधिक प्रकार के आयन दे, तब उसका जो अणुभार होता है, वो जो उसका असली अणुभार होता है उससे या तो कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे वॉन हॉफ, उन्होंने एक गुणांक दिया था आई, उसके निकालना जरूरी होता है, और बड़ा सिंपल है उसे निकालने के लिए। आपको सूत्र लिखवाया गया था आई बराबर वियोजन या संयोजन के बाद अणुओं की संख्या बटे वियोजन या संयोजन से पहले अणुओं की संख्या। उसके लिए हमारे पास ये सूत्र है, इस सूत्र को तोड़ लेते हैं। CaNO3 का होल ट्वाइस, तो ये एक तो Ca2+ देगा और साथ में 2 NO3 आयन देगा। सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इधर आयन मिलना है 3, इधर है 1, तो वियोजन के बाद कणों की संख्या 3 आ रही है। जैसे I बराबर वियोजन के बाद कणों की संख्या 3 है और वियोजन से पहले 1 है, तो I का मान कितना हो जाएगा? I बराबर 3। सही है। अब हमारे पास से एक सूत्र निकल कर आता है, सूत्र है आपके पास में डेल्टा टीवी बराबर I, इसके बाद में इंटू केवी इंटू एम मोललता। तो आई का मान कितना है? 3 है, केवी का मान है 0.52 ये दिया हुआ है, और मोललता कितनी दे रखी है? 0.1 ये दे रखी है। गुणा कर लीजिए, 3 दूनी
6 और 3 पंजे 15। इससे भी करोगे तो भी यही होगा, बस दशमलव देख लेते हैं, दशमलव 2 के बाद और 1 के बाद 3 के बाद है, तो 1 2 3 के बाद दशमलव हमने यहाँ पर लगा दिया और आंसर किस में आएगा, केल्विन में। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी डेल्टा टीवी का मान निकला है, अभी हमें किसका मान निकलवा रहा है, टीएस का, कुछ नहीं है। सूत्र यही लगाएंगे जो यहाँ पे लगाया था, डेल्टा टीवी बराबर, तो डेल्टा टीवी बराबर क्या था, टी एस माइनस टी नोट। मांग क्या रहा है, टी एस मांग रहा है, तो टी एस बराबर क्या हो जाएगा, टी नोट प्लस डेल्टा टी बी। टी नोट कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए, किसमें खोला गया, देखो विलेन। अब देखो यहाँ पर हमें उसने बताया नहीं है कि वो विलेन घुला तो घुला किसमें है, हमें याद रखना है कि यहाँ पर भी जो ये घुला हुआ है या तो वो दे कि किसमें घुला गया, नहीं है दे रहा है तो हमें जल मान लेना है, और जल के लिए जो क्वथनांक है वो हमें देखिएगा यहाँ निकाला था हमने, 100 प्लस 273.15 373.15 आ गया था, तो ये लगा देंगे यहाँ पर 373.15 प्लस मान कितना दे रखा हुआ है डेल्टा टीवी का मान 0.156, तो टी एस बराबर हो जाएगा आपका पास में जोड़ लीजिएगा 6 के 6 ही 6 हो जाएंगे, और 5 5 10 का 0 और 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, सही है, और 0.373, आंसर किसमें जाएगा, केल्विन में आंसर जाएगा, याद रखिएगा। चलें भाई, ये आपका क्वेश्चन कितने हो गए पूरे, हमारे क्वेश्चन हो गए हमारे 7 पूरे।